नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर सिविल के छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और इनके अच्छी परीक्षा की कामना करता हूं। देखिए, अभी हम यूनिट 2 जो है फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इस पे इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं। और आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, उसके बाद एडरबर्ग लिमिट्स, जिसमें आती हैं 3 लिमिट्स: लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इतना कुछ हम करेंगे। दरअसल ये जो पोर्शन है इसमें प्रैक्टिकल्स काफी आते हैं आपके, और आपका जो लैब मैनुअल है जो कॉलेज में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े 8 नंबर के। तो मैं जब ये आपको चैप्टर, ये जो पोर्शन करा रहा हूँ इस चैप्टर का, तो प्रैक्टिकल्स वाला पोर्शन भी ध्यान में रखकर बात करूंगा ताकि आप उसके हिसाब से भी तैयारी करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। इसको हिंदी में कहते हैं मृदा की सुगठिता अथवा मृदा की सघनता। देखिए, मोटे अर्थों में आप ऐसा माने कंसिस्टेंसी को, जैसे देखिए बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ जो एकदम से आपको समझ में आ जाएगी। आटे में जब पानी डाल के उसको गूंथा जाता है, आप जानते हैं ना, कम पानी होता है तो उसको बेल नहीं सकते, ज्यादा पानी हो जाए तो भी नहीं बेल सकते क्योंकि वो लिक्विड बन जाता है। तो वो सोच विचार करके पानी डालना पड़ता है ताकि उसको हम आराम से बेल सकें, यानी उसके अंदर कुछ shear स्ट्रेंथ हो। अगर shear स्ट्रेंथ नहीं होगी आटे के अंदर तो उसको बेल नहीं पाएंगे। तो बस ये समझ लो कि हम जो बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, वो आटे की जगह यहाँ सॉइल है। जस्ट जैसे आटा था ना, यहाँ सॉइल है। और सॉइल कैसी? नॉट ऑर्डिनरी क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। हम बात कर रहे हैं फाइन ग्रेन सॉइल की। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो है वो महीन कणों वाली मृदा के लिए ही आती है। यानी इट इज नॉट यूज्ड, दिस कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। मोटे कणों वाली मृदा के लिए ये जो आपका कंसेप्ट है ये नहीं होता है, ये ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। यह महीन कणों वाली मृदा की भौतिक अवस्था है जिसमें जलांश को परिवर्तित करके, यानी कि वाटर कंटेंट को चेंज करते रहकर करने के फलस्वरूप मृदा के विरूपण के प्रति आपेक्षिक सरलता की जानकारी प्राप्त होती है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो कंसिस्टेंसी इज रिलेटिव ईज का मतलब सरलता, रिलेटिव मतलब कि आपेक्षिक या सापेक्षिक। कंसिस्टेंसी इज रिलेटिव ईज with which soil can be deformed with changing in water content of it। यानी आप सॉइल के वाटर कंटेंट में चेंज करने से उसको कितनी सरलता से डिफॉर्म कर सकते हो, इसका जो मिलता है आपको पूरा विवरण, वो मिलता है सुगठिता के इसकी जो अपने कंसिस्टेंसी के अंदर। मीनिंग इसका ये है बस। इसके अलावा एक और बात भी कही गई है कि मृदा की सुदृढ़ता की अंश, यानी कि डिग्री ऑफ फर्मनेस, FIRMNESS को भी ये प्रदर्शित करती है। कौन? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। यह मृदा की सुदृढ़ता की अंश, डिग्री ऑफ फर्मनेस को भी प्रदर्शित करती है। जैसे इसमें 2-3 टर्म्स आप याद रखें: सॉफ्ट, फर्म, स्टिफ या हार्ड। जो ये दोनों एक ही बात है, स्टिफ कह दो या हार्ड कह दो। ये जो टर्म्स है ना, सॉफ्ट सॉइल, फर्म सॉइल, स्टिफ या हार्ड सॉइल, ये जो टर्म्स आती है, ये सारी टर्म्स किससे निकली है?
कंसिस्टेंसी निकली है। अगर आपके सवाल आता है 3 मार्क्स का तो इस प्रकार का आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की सुगठिता या मृदा की सघनता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को समझाइए। आप इतना सा लिख देंगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये बड़ा क्वेश्चन बनता है 8 नंबर में, एटरबर्ग लिमिट। एटरबर्ग लिमिट या एटरबर्ग की सीमाएं। देखिए एटरबर्ग जो है वो एक कृषि वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1911 में ये जो सॉइल कंसिस्टेंसी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, उसका अध्ययन किया और उसके दौरान इसने ये जो अपनी 3 एटरबर्ग लिमिट दी जिनका नाम पड़ गया एटरबर्ग की सीमाएं। इनके नाम है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। क्योंकि इसका प्रतिपादन एटरबर्ग ने किया था इसलिए इनको एटरबर्ग लिमिट भी कहा जाता है। अब कैसे किया परिभाषित आप देखिएगा, ये नाम मैंने आपको बता दिए तीनों। अब ये जरा देखिए फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको ये फिगर तो समझ आएगा जब आप ये पढ़ेंगे कि फाइन ग्रेन सॉइल को पानी के साथ मिलाकर एक प्लास्टिक पेस्ट बनाया जाता है, यानी कि बारीक कणों वाले जो मृदा है ना उसको पानी के साथ मिलाकर एक प्लास्टिक पेस्ट बनाते हैं और इसे दाब के साथ किसी भी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप अगर प्लास्टिक शेप में बनाएंगे सॉइल को तो उसको आप प्रेशर लगा के किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो उस प्रकार से। इस सॉइल में जब और पानी मिलाया जाएगा, जैसे आपने आटा गूंथ लिया, अच्छा गूंथ गया, फिर आपने पानी मिला दिया तो उसकी shear रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और पानी मिला दिया और कम हो जाएगा, करते करते ऐसी हो जाएगी स्थिति वो एक लिक्विड बन जाएगा। यानी आप देखिए इस चीज को, इस सॉइल को जब और पानी मिला जाता है इस सॉइल में तो मृदा की संसंजन यानी कि कोहेशन में कमी आती है। कोहेशन क्या होता है? चिपकाव, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स है ना उनको आपस के अंदर जो चिपकने की प्रवृत्ति होती है उसको कोहेशन बोलते हैं, उसमें कमी आती है। इसके बाद अगर और पानी मिला दिया तो कोहेशन में और भी कमी आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, ये देखिए आप, एवं धीरे धीरे यह द्रवीय अवस्था में आ जाएगी। कौन? सॉइल। अब यदि इस मृदा के घोल को, घोल का मतलब सॉइल आ गई लिक्विड फॉर्म में, मृदा के इस घोल को अब यदि मृदा के इस घोल में उपस्थित पानी का या तो करे वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन, और या फिर आप उसको गर्म करें तो वाष्पीकरण किया जाए, इसमें एक मैंने पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, या उसको गर्म किया जाए तो मृदा निम्नलिखित 4 स्टेट से गुजरती है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर बनाया, हमने सॉइल की 4 स्टेट बताई है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये है लिक्विड स्टेट, यानी जो सॉइल है ना वो एक फ्लो, उसका फ्लो हो सकता है, वो फ्लो के रूप मतलब उसका प्रवाह हो सकता है। काफी वो एकदम पानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब पानी ज्यादा होगा तो उसको अपन एक तरह से लिक्विड की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको गूंथ नहीं सकते, उसका अपन कोई ऐसा मोल्ड नहीं बना सकते, वो लिक्विड स्टेज में होता है। उसके बाद सॉइल होती है प्लास्टिक स्टेज में। मैंने आपको बताया था ना जो जो पानी मिलाएंगे उसकी स्टेज चेंज होगी, और उसके बाद अगर उसको हम इवेपोराइज करें यानी उसको पानी उड़ाएं गर्म करके या किसी अन्य विधि से, तो ये इन 4 स्टेज से गुजरती है, लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। अब देखिए जब ये 4 स्टेज है, 1 2 3 4, तो बाउंड्री कितनी बनेगी? 3। ये पहली बाउंड्री, ये लाइन दिख रही है आपको, ये दूसरी बाउंड्री, ये तीसरी बाउंड्री। यानी जब इस स्टेज से इस स्टेज में आती है
यानी जब सॉइल इस स्टेट से इस स्टेट में आती है तो ये जो सीमा है इसे कहते हैं लिक्विड लिमिट, द्रव सीमा। जब इस स्टेट से इस स्टेट में आती है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है प्लास्टिक स्टेट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट। और जब इस स्टेट से इस स्टेट में आती है तो हम कहते हैं वो है सिंकेज लिमिट। दरअसल ये जो तीन सीमा है, लिक्विड, प्लास्टिक और सिंकेज, ये वाटर कंटेंट के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, परसेंटेज वाटर कंटेंट। आप देख रहे होंगे, देखिए वैसे मैं आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को लैब में कैसे निकालते हैं इस दृष्टि से भी अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं मोटे तौर पर इस फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए कैसे, जब सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में परिवर्तित होती है, यानी चेंज ओवर होती है, तो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वो मिनिमम वैल्यू है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वह मिनिमम वैल्यू है जिस पर यद्यपि जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो शेयर के उसके अंदर कुछ कुछ शेयर स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, यानी थोड़ी बहुत शेयर स्ट्रेंथ उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि शेयर स्ट्रेंथ आ गई है तो वो लिक्विड में ही, पर अब वो प्लास्टिक में आ रही है, यानी ये वो लोएस्ट लिमिट है, ये वो कम से कम वाटर कंटेंट है। ये लिखना जरूरी है, अगर आपने ये कम से कम शब्द का प्रयोग नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे। यानी वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल लिक्विड स्टेट में ही है परंतु उसमें शेयर स्ट्रेंथ का आना शुरू हो गया है। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए जरा, ये तो बात हम कर चुके हैं यहाँ पे। लिक्विड लिमिट, ये देखिए आप, जब मृदा लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में परिवर्तित होती है तो जलांश का वह न्यूनतम मान जिस पर मृदा यद्यपि लिक्विड स्टेट में है परंतु उसमें फ्लो के विरुद्ध अपरूपण सामर्थ्य यानी शेयर स्ट्रेंथ उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। ये आपको लिखनी पड़ेगी पूरी लैंग्वेज, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं इस लिक्विड लिमिट को लैब में कैसे निकालेंगे उसकी बात आपको समझाना चाहूंगा। लिक्विड लिमिट के लिए तो मैंने यहाँ स्टार लगाया, मतलब ये लैब में बताऊं उसके लिए मैंने ये लगाया, स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट डिवाइस। ये देखो लैब में काम आती है, एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में अब मैं लिक्विड लिमिट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहा हूँ। यह जलांश का वह न्यूनतम मान है, यानी वाटर कंटेंट की वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर मृदा में यानी कि सॉइल में किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन का ग्रूव काटने पर, ग्रूव का मतलब खांचा, सॉइल में किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन का कोई खांचा काट दिया जाए तो सॉइल के दोनों पार्ट, हम जब कोई सॉइल में खांचा काटेंगे, जैसे मान लीजिए आपने आटा गूंथा, आटा गूंथने के बाद में आपने अपनी अंगुली वहां रख दी और दबाया तो एक उसमें खांचा हो गया ना आटे के अंदर, और फिर आप अगर कुछ पानी मिलाएंगे तो हो सकता है धीरे धीरे दो पार्ट आपस में मिल जाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट डिवाइस के संदर्भ में यह जलांश का, यह मतलब कि लिक्विड लिमिट जलांश का वह न्यूनतम मान है जिस पर मृदा में किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन का ग्रूव काटने पर सॉइल के दोनों पार्ट, जब ग्रूव काटेंगे तो सॉइल के दो भाग हो जाएंगे, दोनों भाग 12 मिलीमीटर लंबाई में तब मिल जाते हैं जब उस डिवाइस द्वारा 25 ब्लो का आघात दिया जाता है। यानी खांचा काटने के बाद में उस डिवाइस से 25 बार उसको झटके दोगे और उस 25 झटकों से जो आपने खांचा काटा है ना, तो उस खांचे का जो पेंदा है बॉटम, उस पे दोनों जो भाग हो गए उस खांचे के द्वारा सॉइल के, वो आपस में 12 मिलीमीटर लेंथ में मिलना शुरू हो जाएं।
तो हम कहेंगे वो जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट है। आपको मैं इसके लिए एक छोटा सा फिगर बताऊंगा जो दूसरी पन्ने की किताब के अंदर है, बहुत अच्छा है। आपके पास ये किताब अगर है तो इसको आप देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, ये वो स्टैंडर्ड डिवाइस है। ये इसके दो व्यू है, ये इसका एलिवेशन है, ये इसका साइड व्यू है। ये आप देख रहे हो हत्था है, ये एक कप है, और ये एक रबर का गुटका है। अब कप किसका है? ब्रास का, यानी कि तांबे का, पीतल का। ये जो आप देख रहे हैं हैंडल, हैंडल इसको जब आप घुमाएंगे, हैंडल को जब घुमाएंगे ऐसे, तो क्या होता है, इसका जो ये ब्रास कप है ना, इसका जो बॉटम है ये वाला, इससे टकराता है रबर के गुटके से, तो झटके लगते हैं इसको। तो अगर इसको आप 25 बार झटके देंगे सैंपल को, अच्छा उसके पहले क्या होगा कि आपने जो सॉइल सैंपल बनाया था ना, इसमें रखा हुआ था, उसको ग्रू से काटा है, खांचे से काटा है। ये देखिए, ये रहा काटा। दो प्रकार के इसमें खांचे होते हैं, दो प्रकार के इसमें होते हैं टूल्स जिससे खांचा बनाया जाता है। एक तो ये है जिसे हम कहते हैं ए, जो लिखा ना यहाँ पे ए लिखा मिलेगा आपको, ये वाला, ये देखिएगा ए, ये देखिए आप, एक कैसा ग्राइंडर टूल, और ये है बी, बी टूल। तो आप एक बात समझिएगा कि जो ए टूल है नॉर्मली यही काम आता है। देखिए इसके दो व्यू हैं, ये टॉप व्यू है और ये एलिवेशन है। इसी तरह से ये जो बी है, ये भी ग्रुप है, ये सामने दिख रहा है, ये एलिवेशन है ये, और ये प्लान है, ये वाला इसका प्लान है, ये वाला। लेकिन ये जो आप देख रहे हो जिससे अपन खांचा काटेंगे, भाई जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको आप दबाएंगे तो सॉइल के अंदर एक ग्रूव हो जाएगा ना, खांचा कट जाएगा। ये सैंडी सॉइल के लिए होता है, सैंडी सॉइल, यानी ऐसी सॉइल जिसमें रेत की मात्रा हो कुछ, तो उस समय फिर इससे ग्रूव कटता नहीं है, उस समय ये वाला चाहिएगा। और अगर रेत की मात्रा नहीं है, सामान्य सॉइल है, नॉर्मल सॉइल, तो फिर ये वाला ग्रूव काम आता है, ये वाला काम आता है। इस प्रकार के चित्र आपको दे सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ये वाला किसमें काम आता है, वो वाला किसमें आता है। आपको अगर ध्यान में होगा तो आप इसको लिख लेंगे। ये तो कुछ नहीं है, दोनों है ना, ये दो व्यू है, जैसे ये एलिवेशन है, ये इसका प्लान है, ये एलिवेशन है, ये प्लान है। और अब आप समझ गए होंगे मैं आपको जो कहना चाह रहा था। ये वाला मशीन देखिए आप, ये भी कुछ नहीं है, एक ही है, दो मशीन नहीं है, मशीन एक ही है। ये इसका एलिवेशन है, ये इसका साइड व्यू है, इस तरह से। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि जो टूल ए है वो नॉर्मल सॉइल के लिए, और टूल बी है वो सैंडी सॉइल के लिए। इसमें मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको मैं यहाँ लिख दी है, आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। पहले तो ये है कि 125 ग्राम आप लेंगे सॉइल, कैसी, जो 425 माइक्रोन सीव से गुजर जाए, उसका यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे इन इवेपोरेटिंग डिश ऑन मार्बल प्लेट, या तो इवेपोरेटिंग डिश में या फिर मार्बल प्लेट पर, ऑब्लिक का मतलब या तो इस पे या इस पे। वो जो क्ले थी जिसका आपने पेस्ट बनाया है, अब इस क्ले को आप 24 घंटे तक खुला छोड़ देंगे, अप टू 24 छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो क्ले ना होके एवरेज सॉइल है, ये तो क्ले, तो मात्र 15 से 30 मिनट का आपको समय देना पड़ेगा। क्ले के लिए समय ज्यादा है कि उसमें वर्ड्स बहुत कम होते हैं ना, बहुत बारीक होते हैं, तो पानी को उसके अंदर हमने में बहुत टाइम लगता है।
और ऑर्डिनरी जो एवरेज सॉइल होती है उसके अंदर वॉइड बड़े होते हैं, तो आराम से काम हो जाता है, वो प्लास्टिक बन जाती है बहुत जल्दी, क्ले को समय लगता है। अब जब आपने वो एक प्लास्टिक शेप के अंदर बना लिया सॉइल को, उसको हम रखते हैं उस कप के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये देखिएगा, फिर बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वाला, ये वाला इस कप के अंदर सॉइल को रखते हैं। इस कप में रखने के बाद में या तो इस ग्रूव से या इस ग्रूव से खांचा काटते हैं। अगर ऑर्डिनरी सॉइल है तो इससे, और सैंडी सॉइल है तो इससे। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको हैंडल को घुमाते हैं। ये हैंडल दिख रहा है आपको, ये हैंडल घुमाते हैं, इस हैंडल को घुमाते हैं, और तब तक घुमाते हैं जब तक कि सॉइल का जो ग्रूव कटा है, ग्रूव यानी खांचा, वो बॉटम पे 12 mm लेंथ के अंदर आपस में मिलना शुरू ना हो जाए। और ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार, फिर एक ग्राफ बनाते हैं। ये देखिएगा आप, एक ग्राफ बनाते हैं, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ की एक खास बात है, ये ये जो एक्सिस है वाई, इस पे है वाटर कंटेंट, और ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे नंबर ऑफ ब्लो, यानी आपने कितने झटके दिए। तो आप देखेंगे कि ये जो वाई एक्सिस है, ये तो है ऑर्डिनरी स्केल, आप देखेंगे दूरी सब बराबर है यहाँ पे। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है, इसमें अब देखेंगे यहाँ देखो पास पास आ रहा है, दूसरा, ये लॉग स्केल है। हालांकि मैंने जो फिगर बनाया है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा फर्क लग रहा है मेरे को, ये 20 यहाँ है और 21 यहाँ है, ये 22-23, तो थोड़ा सा मुझे इसको 20 को यहाँ करना चाहिए था, डजंट मैटर। अब इसको 20 को यहाँ मान लीजिएगा, क्योंकि गैप मैंने ज्यादा दे दिया है। एनीवेज, आप ही समझना कि ये जो वाई एक्सिस है, ये तो है ऑर्डिनरी स्केल, मतलब सिंपल, जिसमें सभी ये दूरियां बराबर है। लेकिन जो एक्स एक्सिस है, ये लॉग स्केल पर है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी लॉग प्लॉट। इट इज सेमी लॉग प्लॉट, सेमी लॉग प्लॉट है। ये ऑर्डिनरी स्केल और ये लॉग स्केल। लॉग स्केल पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लोस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा क्यों भाई, ये आपने ऑर्डिनरी स्केल पे क्यों नहीं बनाया। तो क्या होता है कि अगर ऑर्डिनरी स्केल पे बनाएंगे ना, तो ये कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको सेमी लॉग प्लॉट बनाना होता है, उनमें से ये एक है। हमने कुछ अलग अलग जो इसमें पाठ्यांक लिए, सॉइल का एक सैंपल लिया, हमने देखा कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितने थे, जबकि जो आपने ग्रुप काटा था, जो खांचा काटा था, वो बॉटम पे 12 mm लेंथ के अंदर उसके दो पार्ट्स मिलने शुरू हो गए। उस समय हम वाटर कंटेंट नोट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ है, वाटर कंटेंट यहाँ पे, तो कोई कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये पॉइंट मिल गया, जैसे एक ऐसे एक पॉइंट ये मिल गया, एक ये ऐसे करते कुछ पॉइंट मिल जाएगा आपको। उन पॉइंट को मिलाएंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी, डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब क्या करना आपको, जो परिभाषा है लिक्विड लिमिट की, कि अगर 25 ब्लो से एक स्टैंडर्ड ग्रुप के द्वारा काटे गए खांचे को, काटे गए खांचे का जो बॉटम है, वो 12 mm की लेंथ के अंदर आपस में दोनों भाग मिल जाए, उस समय जो वाटर कंटेंट होता है, उसे हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। आप क्या करेंगे, जो 25 यहाँ लिखा ना 25, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऊपर वर्टिकल, ये देखिएगा, और इधर देखेंगे वाटर कंटेंट कितना है, और ये जो वाटर कंटेंट दिख रहा है, यही WL यानी कि लिक्विड लिमिट है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आता है, प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, तो ये बात करनी है, केवल लिक्विड लिमिट की परिभाषा पूछते हैं, तो आपको वो जो मैंने बताई वो कर देनी है, या लिख देनी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ये चीज लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, ये इतना एक्सप्लेन तभी करना है जब आपको कहा जाए कि लैब में कैसे करते हैं। तो ये हो गया। यहाँ देखिएगा, मैंने थोड़ी सी बातें और कुछ लिखी है कि 120 की तो बात बता चुका था। पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन से यूनिफॉर्म पेस्ट बनाया इवेपोरेटिंग जिसके अंदर, या उसको मार्बल पे रख के उसको बाद में उस क्ले को, अगर क्ले है तो 24 घंटे के लिए, और एवरेज सॉइल है तो 15 से 30 मिनट के लिए। अब ये चीज बहुत ध्यान, ये आपके आ सकता है ऑब्जेक्टिव उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। हम जब वो जो कप में सॉइल को रखकर ग्रू काट के उसको झटके देते हैं, ब्लो देते हैं, तो किस स्पीड से देते हैं, किस स्पीड से वो हम कप को चलाते हैं। अब देखना, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी आपके हाथ को चलाने की गति इस प्रकार से हो कि 1 सेकंड में 2 झटके या 2 आघात लग जाए। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ध्यान देना। और कॉन्टेक्ट ऑफ 12 mm लेंथ एट बेस। मुझे आशा है कि आपको ये लिक्विड लिमिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब आती है प्लास्टिक लिमिट। देखिए प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, इसको समझ लो आप। पहले तो समझते हैं उस प्रकार से, अपन उस दृष्टि से, ये जो हमारा फिगर था ना, इस दृष्टि से देखिए। ये वाटर कंटेंट और ये वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, ये ध्यान देना। ये ग्राफ किसके बीच में, इधर तो वाटर कंटेंट है, इधर वॉल्यूम है। जिस समय सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आती है, उस बाउंड्री पे जो लिमिट पे, उस लिमिट पे जो होता है वाटर कंटेंट, वो होती है WP, यानी कि प्लास्टिक लिमिट। ये प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन है इस फिगर के हिसाब से। यानी वो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो न्यूनतम जलांश जिस पर सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में प्रवेश करती है, उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। ये तो परिभाषा ऐसे हो गई। लेकिन एक परिभाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कैसे पड़ेगा कि ये स्टेज आ गई है, उसकी बात करना है। वो एक लैब में आपके एक्सपेरिमेंट है, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, लिखा मैंने यहाँ पे। फाइन ग्रेन सॉइल को पानी के साथ मिलाकर एक प्लास्टिक पेस्ट बनाया जाता है। जैसे मैं शुरू में कह चुका हूँ, कंसिस्टेंसी जो वर्ड है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। पानी में मिला के उसका प्लास्टिक पेस्ट बना दिया, इसे दाब के साथ किसी भी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, ये तो जो मैंने आपको बात बताई है, ये इस फिगर के संदर्भ में बताई थी। अब अपन जो बात कर रहे थे प्लास्टिक लिमिट की अभी, वो ये रही। हाँ देखिएगा, जब मृदा यानी कि सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होती है, तो जलांश का वो न्यूनतम मान जिस पर इसे बेलने पर, ये देखिएगा, ये ध्यान से पड़ेगा इसको, जिस पर इसे बेलने पर यह तब टूटना प्रारंभ हो जाता है जब धागे के रूप में परिवर्तित इस मृदा का व्यास लगभग 3 mm होता है। देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा फिगर बताता हूँ, जो आपके एक बुक में है, तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिख रहा है आपको? ये एक आदमी के हाथ को दिखाया गया है। ये ग्लास प्लेट है या कोई मार्बल की प्लेट है, और ये आप दिख रहा है, ये सॉइल है। हमने क्या किया, सॉइल को प्लास्टिक बना दिया। जैसे मैंने कहा ना, आटा गूंथते हैं पानी के अंदर, उसकी लोई बनाते हैं इस प्रकार से। तो हमने सॉइल को इस प्रकार से बेला, हथेली अपने हाथ के और इस कांच के बीच में ऐसे बेल दें। और जब बेलते हैं ना, तो जब इसका थ्रेड हो जाए, ये जो धागा है ना, एक तरह से धागा बन गया सॉइल का, जब इसका डायमीटर हो जाए 3 mm, तब हम इसको रोक लेते हैं, मतलब बेलना बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको वापस मिलाते हैं, आपस में मिला के फिर इसको बेलते हैं। आप समझ रहे होंगे। आपको सोचो इस चीज को, अगर आप आटे में पानी मिला होता है, उसको बार बार हाथ में लेके उसको बेलोगे, तो अल्टीमेटली वो सूखा हो जाएगा, सूख जाएगा धीरे धीरे।
आपने पहली बार इसको बेला, यानी इसको रोल किया, और 3 mm का जब ये थ्रेड बना और ये टूटा नहीं धागा, मतलब ये जो धागा बना ना आपने सॉइल का, वो टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, उसपे क्रैक्स नहीं आए, उसपे दरारें नहीं पड़ी, तो आपने इसको वापस से मिला दिया, फिर इसकी गोली बना ली। गोली बनाने के बाद फिर इसको फिर बेला इसको, फिर जब बना इसका 3 mm का धागा, 3 mm थ्रेड, और ये नहीं टूटा, फिर इसको वापस मिला के इसको गोली बनाई। यानी इस सॉइल सैंपल को तब तक बार बार धागा बनाएंगे जब तक कि 3 mm का जब ये धागा बने, उस समय ये क्रम्बल होना शुरू हो जाए, यानी इसमें तरेड़ आना शुरू हो जाए, यानी ये क्रैक आना शुरू हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि सॉइल टूटना शुरू हो जाए। उस वक्त ये जो सैंपल है, इसमें से कुछ लेके उसका वाटर कंटेंट पता करते हैं, जलांश पता करते हैं, और वही जलांश जो है, वही जो वाटर कंटेंट है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि प्लास्टिक लिमिट जलांश का वह मान है जिस मान पर जब हम सॉइल को बेलते हैं एक प्लास्टिक फॉर्म में लाकर, और जब बेलने से जो 3 mm का जो थ्रेड बनता है, वो थ्रेड क्रम्बल होना शुरू हो जाए, यानी टूटना शुरू हो जाए, और उस समय जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्रैक्टिकल के अंदर आपको कैसे लिखना है, जो मैंने आपको समझाया था अभी अभी, इसको हम तब तक बेलेंगे, बार बार रोल करेंगे जब तक ये टूटना शुरू नहीं हो जाए। टूटने के समय जो वाटर कंटेंट होगा वो इसकी प्लास्टिक लिमिट होगी। ये बात मैंने आपको समझाना की यहाँ पे कोशिश की है। यहाँ देखिए मैंने कुछ बातें और समझाई है कि ये जो अपन इसको बेलते हैं ना अपने ऐसे हाथ के और इसके कांच के बीच में, उसके पहले क्या क्या करते हैं, 20 ग्राम का सॉइल लेंगे, 20 ग्राम सॉइल लेंगे, कैसी, एयर ड्राइड, यानी उसको एकदम सुखाई हुई, पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन ISU, 425 mm सीव से पास होने वाली सॉइल, और मार्बल प्लेट में, यानी कि संगमरमर की प्लेट पे उसको डिस्टिल वाटर के साथ मिलाकर, प्योर वाटर के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बनाएंगे। फिर उसको बॉल शेप करेंगे, बॉल के शेप में लेंगे, जैसे आटे का लोया बनाते हैं ना, वैसे बॉल शेप में करेंगे। फिर उसको लीव फॉर मैच्योरिंग टाइम, उसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और वो मैच्योरिंग टाइम अलग अलग, मैक्सिमम वो टाइम हो सकता है 24 आवर्स, हमेशा नहीं, कभी कम भी होती है, लेकिन अधिक से अधिक 24 घंटे भी हो सकता है। अब जो आपने बॉल बनाई थी अभी इस 20 ग्राम की सॉइल की, उसमें से 8 ग्राम निकालेंगे। वो जो आपने मैच्योर हो गया ना सूखने के बाद में, उसमें से 8 ग्राम का निकाल के उसका फिर एक बॉल बनाएंगे, और उसको रोल करेंगे, उसको बेलेंगे, किसके बीच में, मार्बल या ग्लास और आपकी हथेली के बीच में, आपके हाथ के बीच में, एंड हैंड, और इतना बेलेंगे कि 3 mm डायमीटर का थ्रेड बन जाए। अभी वो टूटा नहीं है, तो प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि वो थ्रेड टूटना शुरू नहीं हो जाए, जस्ट टू क्रम्बल। और उस वक्त जो वाटर कंटेंट होगा, दैट वाटर कंटेंट विल बी W=WP, यानी कि प्लास्टिक लिमिट। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखें। अब आती है श्रिंकेज लिमिट, ये बहुत आसान है। देखिएगा, पहले तो इसके संदर्भ में देखो आप, यहाँ सॉइल आपकी सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आई है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, बाउंड्री लाइन, ये है WS, यानी श्रिंकेज लिमिट। आप देख रहे हैं, एक चीज नोट कीजिएगा, जब ये लिमिट आती है ये वाली, इसके बाद सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। आप देखेंगे, देखिए ये मैंने लिखा VL, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट। L का मतलब लिक्विड, P मतलब प्लास्टिक, D मतलब ड्राई। ये जो है ना लिक्विड लिमिट, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब सॉइल का वॉल्यूम निकालते हैं तो ये वॉल्यूम है। प्लास्टिक लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है सॉइल का, वो VP है, और श्रिंकेज लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो VD है। और इसके बाद आप देखेंगे तो अगर मैं वाटर कंटेंट को कम भी कर दूं तब भी वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइन शुरू यहाँ से होती है।
ये यहाँ से शुरू नहीं होती है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो लिमिट है श्रिंकेज लिमिट WS, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाटर कंटेंट की हायर लिमिट है। बाकी सब तो लोअर लिमिट थी, ये हायर लिमिट है। हायर क्यों, उच्च सीमा क्यों? क्योंकि इससे अगर हम कम करेंगे तब भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। हम कहेंगे वाटर कंटेंट का वह उच्चतम मान, जलांश का वह उच्चतम मान जिस पर सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होती है और उसके बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए, देखिएगा। जब मृदा सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होती है तो वह अधिकतम जलांश जिसके बाद इसके मान में कमी होने पर भी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आए, अर्थात आयतन स्थिर रहे, तब जो वाटर कंटेंट होता है उसे कहते हैं अपन श्रिंकेज लिमिट। एक और बात आप ध्यान रखिए, कभी कभी 1 मार्क्स में आ सकती है ऑब्जेक्टिव के अंदर। वास्तव में यह जो वाटर कंटेंट है यानी कि WS, W का वह निम्नतम मान है। देखिए यहाँ मैंने लिखा था उच्चतम मान, ध्यान दीजिएगा, यह लिखा था अधिकतम, क्योंकि अधिकतम ये लिखा कि इसके बाद आप कितना भी कम कर दो वाटर कंटेंट, वॉल्यूम स्थिर रहेगा। पर यहाँ मैंने एक अलग संदर्भ में लिखा है, W का वह निम्नतम मान है जिस पर सॉइल को पुनः फुल्ली सैचुरेटेड किया जा सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, आदमी बहुत बीमार हो गया लेकिन इतना भी नहीं है कि वो मर जाए, यानी इस समय थोड़ी सी सांस मिल जाए तो वापस जी उठ सकता है, जी सकता है। बिल्कुल वही चीज है। यानी ये जो आपने सॉइल है जो इस स्टेज में पहुंच गई श्रिंकेज लिमिट के आधार पर, ये वो लिमिट है, अगर उसके बाद वापस पानी मिलाना शुरू कर दें तो सॉइल सेचुरेट हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये W का वो निम्नतम मान है, यानी इससे नीचे अगर हो गया फिर ये सॉइल सेचुरेट नहीं होगी। हाँ, वॉल्यूम तो कम नहीं होगा लेकिन सॉइल सेचुरेट भी नहीं होगी। उसके बाद सॉइल को सेचुरेट किया गया, हालांकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अब लास्ट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आप देखें, ये 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स सुगठिता सूचकांक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो पहले समझ लो भाई IP क्या होता है। IP यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी सुगठिता सूचकांक, लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट घटा दो, आपको IP मिल जाएगा। ये इसकी परिभाषा है, लिक्विड लिमिट। ये आपको सुनाएंगे ऑब्जेक्टिव में। जैसे आपको कह दिया सुगठिता सूचकांक यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, 4 ऑप्शन दे दिए, जिस ऑप्शन में WL माने WP आएगा वहां से सही हो जाएगा बस। और इसमें 2 बातें बड़े काम की है, ये 2 बातें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। पहले एक बात पक्का समझ लीजिएगा कि हर सॉइल के लिए आप लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि हम हमेशा WL WP ज्ञात कर सकते हैं। सॉइल ऐसी भी होती है कि आप दोनों लिमिट पता कर ही नहीं सकते। क्या मैंने आपको कहा नहीं, तो एक फाइन ग्रेन सॉइल की बात होती है, उस सॉइल में ऐसा नहीं कर सकते। जिस सॉइल के लिए हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को पता ही नहीं कर सकते, उसकी IP कैसे निकालेंगे? उस सॉइल को क्या कहेंगे? नॉन प्लास्टिक। ये देखिएगा, यदि WL और WP ज्ञात नहीं किए जा सके तो सॉइल को नॉन प्लास्टिक यानी कि कई बार उसको NP बोल देते हैं। NP NP ओनली NP। जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कैसा सवाल कि अगर सॉइल के लिए लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट ज्ञात नहीं किया जा सके तो वो कही जाती है, 4 ऑप्शन दे दिए, वो राइट कौन सा होगा? जो NP लिखा होगा यानी कि नो प्लास्टिक। एक और, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। कोई मान लीजिए प्लास्टिक लिमिट जो है लिक्विड लिमिट के बराबर हो गई, उस केस में ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो गई, मान लो ज्यादा हो गई,
नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष केस में ऐसा हो गया, मान लीजिए, देखा ना, यदि WP WL से बड़ा हो गया, ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, तो आप कहां से नेगेटिव आएगा। लेकिन आईपी कभी नेगेटिव होता नहीं है, उस केस में भी आईपी को जीरो ही बोलेंगे, ये ध्यान देना। यानी कि आईपी नॉट लेस देन जीरो, इस बात को ध्यान रखें। आईपी कभी जीरो नहीं हो सकता। आईपी जो वैल्यू होती है आईपी की, मतलब आईपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आईपी जो होगा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, बस। या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा? जब WP WL के बराबर होगा या WP WL से बड़ा होगा, बस। तो ये आपको मैंने इतना समझाया है। मुझे आशा है कि हमने बहुत ही धीमे धीमे इस चीज को पढ़ा है, बहुत स्लोली। हर चीज को मैंने बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीमे धीमे एग्जाम्पल देके और समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इसको समझने की कोशिश करें, और किताब जो मैंने आपको बताई है, कुछ फिगर बताएं, देखें। मुझे नहीं लगता कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर एग्जाम में दे पाएंगे, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।